वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम आर अग्रवाल की बुक में सोम का जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं तो मैंने 20 के बजाय 10 क्वेश्चन से लिए इस पार्ट में। और दूसरी बात ये कि अगर आप सोम की वीडियोस देख रहे हैं तो कंटिन्यूटी में देखें, क्योंकि काफ़ी सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस किए हैं। उसके बाद आगे की वीडियो में अगर फिर से वो कंसेप्ट आए तो उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे फिर से उन कंसेप्ट के में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। 41 काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, हमें सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो आपको मोस्टली ज़्यादातर लोगों को याद होगा ही। ये दूसरा फॉर्मूला होता है बेंडिंग मोमेंट। इसमें यहाँ पे ये स्मॉल एफ है, ये बेंडिंग स्ट्रेस है, बेंडिंग मोमेंट है, फाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वाई है वो न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस है। इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला होता है ये वाला कि बेंडिंग मोमेंट को डिफरेंशिएट करें एक्स के रिस्पेक्ट में तो हमारे पास शियर फोर्स आ जाएगा। तो इन दो फॉर्मूले से देखें तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये सही है। और इसी को अगर हम ऐसे एक मल्टीप्लाई कर दें, जैसे मैंने एफ डी एक्स निकाल दिया और यहाँ डी एम आ गया। अब मुझे एम निकालना है तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगी। तो इंटीग्रेट करेंगे तो एम इज इक्वल टू आ जाएगा एफ डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एम। काफ़ी सिंपल फॉर्मूला है, फिर भी एग्जाम के प्रेशर में बच्चे गलती कर देते हैं इस फॉर्मूले में। तो आपने कुछ भी कंफ्यूजन हो यूनिट्स के थ्रू जाना है। अगर एम की यूनिट होती है न्यूटन मीटर, हमें इसको शियर फोर्स निकालना है, इससे तो न्यूटन में कन्वर्ट करना है, तो हमें नीचे एक्स लेना पड़ेगा। तो इट मीन्स डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसका अपोजिट होगा इसमें ऐसे होगा कि जैसे हमारे पास है शियर फोर्स जो कि है न्यूटन में, हमें इससे निकालना है बेंडिंग मोमेंट जिसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर। तो हमें इसको एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स हम यहाँ पे डीएक्स से मल्टीप्लाई करेंगे फोर्स को, और डीएक्स से मल्टीप्लाई करके इसको फिर करते हैं इंटीग्रेट। नेक्स्ट है प्लेन फ्रेम। तो यहाँ पे एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2D फ्रेम, प्लेन फ्रेम, 3D फ्रेम, 2D ट्रस, पिन जॉइंटेड फ्रेम, ये सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए। तो 2D तो वो होता है जिसके सारे के सारे मेंबर्स एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। 2D फ्रेम और प्लेन फ्रेम सेम ही होते हैं, जिसके सारे के सारे मेंबर्स हैं वो लाई कर रहे हैं। जैसे मैंने एक कोई ट्रस बनाया इस तरीके से, ये अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो सारे के सारे इसके मेंबर्स एक्स वाई प्लेन में ही आ रहे हैं। कोई भी मेंबर एक्स वाई प्लेन से बाहर की तरफ प्रोजेक्टिंग नहीं है। इसको बोल दिया जाता है 2D फ्रेम या प्लेन फ्रेम। दूसरा इसके अपोजिट होता है, दूसरा होता है ये होता है 3D फ्रेम, जिसके कोई मेंबर या तो इस जेड डायरेक्शन में होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन में कोई मेंबर होगा, या कोई मेंबर इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है कि उसका प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी कोई प्रोजेक्शन, कोई कंपोनेंट उसका आ रहा है, तो उसको बोलेंगे 3D फ्रेम। दूसरी चीज होती है कि फ्रेम अगर हम बोलते हैं तो फ्रेम का जनरल सिग्निफिकेंस होता है कि उसके जॉइंट्स हैं वो रिजिड है। और अगर हम ट्रस बोलते हैं तो ट्रस का सिग्निफिकेंस होता है कि उसके मेंबर हैं वो पिन जॉइंटेड है। पिन जॉइंटेड मेंबर होते हैं वो बेंडिंग मोमेंट रेजिस्ट नहीं कर पाते। रिजिड जॉइंटेड जॉइंट्स होते हैं वो रेजिस्ट कर पाते हैं बेंडिंग मोमेंट को। काफी बार बोल दिया जाता है कि पिन जॉइंटेड फ्रेम। अब फ्रेम भी बोला और पिन जॉइंटेड भी बोल दिया, तो किसी फ्रेम को अगर मैं जॉइंट्स को पिन जॉइंटेड बना दूं तो वो तो ट्रस ही बन गया है ना। तो अगर पिन जॉइंटेड फ्रेम बोला है आपको तो इसका मतलब वो ट्रस की बात कर रहा है। यहाँ पे दो क्वेश्चन गिवन है, दोनों 2D के ही है, तो हम 2D फ्रेम को ही डिस्कस करेंगे। तो डायग्राम देखते हैं 2D। ये एक 2D फ्रेम है, प्लेन फ्रेम है, ये इसके मेंबर्स हैं। अब एंड पे इसने पूछा है कि क्वेश्चन में कि कितने टाइप ऑफ ट्रांसवर्स शियर हो सकते हैं। एंड पॉइंट मतलब अगर ये हम लेफ्ट हैंड लें तो इस पे कौन सा मेंबर आ रहा है, ये वर्टिकल वाला कॉलम आ रहा है। तो वर्टिकल वाले कॉलम के लिए हमें शियर फोर्स निकालना है, तो हम इसमें कोई एक सेक्शन ले लेते हैं जहाँ पे शियर फोर्स निकालना है। तो जैसे कि हमने ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन ले लिया एक्स एक्सिस, जिसमें हमें शियर फोर्स निकालना है। अब यहाँ पे किस किस टाइप के फोर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं ये मैंने
डायग्राम में दिखाए हैं 3 फोर्स, किस टाइप से फोर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर मैं इस फोर्स को 1 बोलूं तो 1 होगा वो इसके लिए एक्सियल फोर्स है, और 2 और 3 है ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है, तो ये ट्रांसवर्स शियर फोर्स है। जैसे कि कोई मेंबर है, एक मेंबर, इस मेंबर में ये वाला जो फोर्स है जो इसकी लेंथ के अलोंग लग रहा है, इसकी लेंथ है तो ये लेंथ के अलोंग लग रहा है तो ये एक्सियल फोर्स है, और ये इसका ट्रांसवर्स सेक्शन है तो ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में अगर लग रहा है तो इसको हम शियर फोर्स या ट्रांसवर्स शियर फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ 2 और 3 हो जाएंगे, ये ट्रांसवर्स शियर फोर्स हो जाएंगे, लेकिन ये एक ही डायरेक्शन में है तो एक ही गिने जाएंगे, क्योंकि जब शियर फोर्स की इक्वेशन लिखेंगे तो कंबाइंड लिखेंगे, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन, मतलब आंसर हो जाएगा कि एक शियर फोर्स, ये 2 मैंने लिखे हैं, 2 3 दोनों फोर्स से शियर फोर्स है, लेकिन मिलके ये एक ही ट्रांसवर्स शियर फोर्स बनाएंगे। तो आंसर होगा ऑप्शन में, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट में पूछा है कि सेम प्लेन फ्रेम का केस है और मैक्सिमम नंबर ऑफ बेंडिंग मोमेंट्स कितने हो सकते हैं। तो फिर से उस डायग्राम पे चलते, ये है जैसे, तो इसमें बेंडिंग मोमेंट या तो ऐसे क्लॉकवाइज होगा या फिर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होगा। इस मेंबर के अबाउट एंटी के अबाउट देखेंगे यहाँ पे, तो इस मेंबर के लिए देखें तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, और तो कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं हो सकता इस प्लेन में। तो हम कह सकते हैं कि प्लेन फ्रेम के लिए एंड पे जो बेंडिंग मोमेंट एग्जिस्ट करेगा वो होगा एक बेंडिंग मोमेंट, रिजल्टेंट जो आएगा या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, जब कहीं पे हम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं तो बेंडिंग मोमेंट को जनरल लैंग्वेज में हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोल देते हैं, लेकिन उसका एज ए वेक्टर अगर डायरेक्शन पूछी जाए तो उसकी डायरेक्शन निकाली जाती है राइट हैंड थंब रूल, जो कि 11th में फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, इससे निकाली जाती है। तो इसे क्या, फिंगर्स को रोटेट करना है डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। तो अगर हम इसका जो क्लॉकवाइज वाला है इसका देखेंगे, अगर फिंगर्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे राइट हैंड की, तो जो थंब की डायरेक्शन आएगी वो नेगेटिव जेड डायरेक्शन आएगी। अगर एंटी क्लॉकवाइज वाले के लिए देखेंगे तो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन आएगी। तो एक ही टाइप का बेंडिंग मोमेंट एग्जिस्ट हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आइदर एंड पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल बेंडिंग मोमेंट्स हो गया 1, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। यहाँ पे बुक के आंसर की में मिस्टेक है, उन्होंने 0 दिया है, लेकिन 0 कब होता, जब ये पिंजॉइंटेड प्लेन फ्रेम गिवन होता या फिर ये बोलता कि एक 2D ट्रस है, ट्रस होता तो उस केस में होता। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट काफी सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक यूडीएल लग रहा है और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो एक डायग्राम लेते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम जिसपे यूडीएल लग रहा हो। ये सिंपली सपोर्टेड बीम का केस है जिसका कि एक सपोर्ट होगा वो हिंज सपोर्ट होगा, दूसरा सपोर्ट होगा वो रोलर सपोर्ट होगा। लोड वर्टिकल लग रहा है तो यहाँ पे रिएक्शंस भी आएंगे वो वर्टिकल ही आएंगे। लोड है वो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक ऐसे है कि सेंटर से अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो इधर जैसी लोडिंग की कंडीशन है, लोडिंग की कंडीशन है लोड जितना लग रहा है जिस डिस्टेंस पे लग रहा है सेम वैसे ही लोड इधर भी लग रहा है। तो लोडिंग की कंडीशन सिमेट्रिक है, इसलिए यहाँ पे आर ए और आर बी की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, जो कि इक्वल हो जाएगी टोटल लोड का हाफ ही आर बी हो जाएगा और हाफ ही आर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि निकालना है हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो जहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है वहां पे शियर फोर्स होगा वो साइन चेंज करेगा या फिर हम कह सकते हैं 0 होगा। तो यहाँ पे शियर फोर्स 0 किस पोजीशन पे होगा, सेंटर पे। अगर मैं सेंटर पे शियर फोर्स निकाल रही हूँ तो ये हो गया WL/2 और UDL के कारण भी जो डाउनवर्ड लग रहा है शियर फोर्स वो भी हो गया WL/2। तो शियर फोर्स आ गया 0। तो हम कह सकते हैं कि सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा और उस बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होगी, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी WL/2 इंटू डिस्टेंस, सपोर्ट की डिस्टेंस है L/2 माइनस UDL की लोडिंग। तो W इंटू L/2 UDL की लोडिंग होगी, डिस्टेंस तो डिस्टेंस हम लेते हैं UDL के सेंटर की
ये वाला पार्ट है, तो इसके इस सेक्शन के अबाउट हम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, तो इतना ही कंसीडर करेंगे सिर्फ जो लेफ्ट हैंड वाला है। तो इसके सेंटर होगा L/4 पे। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा WL²/8। तो यहाँ पे ये स्क्वायर लगा लेना, आप स्क्वायर मिसिंग है और आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट ऐसा ही है सेम, वो कंसंट्रेटेड लोड का एग्जांपल है। तो ये हमने डायग्राम प्लॉट कर लिया। सिंपली सपोर्टेड बीम है, सेंटर पे कंसंट्रेटेड लोड W लग रहा है, लोडिंग सिमेट्रिक है तो W/2 हो गया रिएक्शन। अब यहाँ से अगर हम x की डायरेक्शन में चलें तो जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे बेंडिंग मोमेंट होगा वो इंक्रीज होगा, लेकिन एक पॉइंट पे आके बेंडिंग मोमेंट डिक्रीज होने लग जाएगा। वो कब होगा? जब हम इस पॉइंट से आगे की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट से आगे की तरफ जब जाएंगे तो इस W के कारण भी मोमेंट आएगा, और ये वाला अगर मोमेंट पॉजिटिव है, सैगिंग को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो इसके कारण आएगा होगिंग, जो कि होगा नेगेटिव। तो ये धीरे धीरे इसके मोमेंट को डिक्रीज करेगा। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा यहीं पे, क्योंकि इसके बाद तो इसके कारण डिक्रीज होने लग गया है इस सेंटर कंसंट्रेटेड लोड के कारण। तो सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट होगा वो होगा W/2 इंटू डिस्टेंस L/2। तो इसका आंसर हो जाएगा WL/4। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये था कंसंट्रेटेड लोड का एग्जांपल। सॉरी, यहाँ पे है WL/4, तो ये डी हो जाएगा WL/4। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है, उसको करते हैं। और ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप से कुछ लोडिंग है और टोटल जो है इसको L/3 तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और इस तरीके से W लोडिंग लग रही है। तो सबसे पहले तो RA और RB निकालेंगे। तो ये हो जाएगा W, RB भी हो जाएगा W। अब इसमें अगर हम BMD प्लॉट करें इसका, तो कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ तक हम बेंडिंग मोमेंट इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन लग रहा था उसको हम डिस्टेंस x से मल्टीप्लाई करेंगे बेंडिंग मोमेंट के लिए, और डिस्टेंस x इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे। तो यहाँ तक इंक्रीज होके इसके बाद इसका इफेक्ट आएगा, तो बीच इधर भी ऐसा ही बनेगा। अब बीच वाले पोर्शन के लिए अगर हम लिखें इक्वेशन, जैसे कि मेरा सेक्शन है यहाँ से x डिस्टेंस पे, ये कुछ सेक्शन है x डेस। इसके लिए अगर मैं बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिखूं तो वो आएगी W इंटू x, इसके कारण बेंडिंग मोमेंट, माइनस W इंटू इस लोड के कारण बेंडिंग मोमेंट। इस लोड की डिस्टेंस होगी x माइनस L/3। तो इससे अगर लिखेंगे तो बेंडिंग मोमेंट आएगा W = L/3। इट मीन्स इन दोनों के बीच में बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो होगा कांस्टेंट, और इसका BMD बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है यहाँ पे, जो कि आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये हो जाएगा W, जो यहाँ पे लोड लग रहा था, RA, सॉरी जो रिएक्शन था, तो RA इंटू L/3। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, WL/3। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा है कि बेंडिंग मोमेंट की शेप क्या होगी जब किसी केस में थ्रू आउट द लेंथ कोई भी लोडिंग नहीं लग रही है, कोई भी एक्सटर्नल लोड है वो थ्रू आउट द लेंथ नहीं आ रहा है। तो जैसे जैसे हम इधर की तरफ जाएंगे, अगर कोई लोड नहीं आ रहा है तो शियर फोर्स क्या होगा? शियर फोर्स हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि कोई लोड लगता तो शियर फोर्स की वैल्यू चेंज होती। अगर नहीं है तो x के साथ शियर फोर्स हो जाएगा कांस्टेंट। और हमने पहले पढ़ा कि m होता है F.dx का इंटीग्रेशन। F हो गया कांस्टेंट, इसको बाहर ले लेंगे, अंदर आएगा dx, तो ये हो जाएगा Fx। तो हम कह सकते हैं m प्रोपोर्शनल है x के, जो कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। तो हम कह सकते हैं कि m होगा उसकी शेप होगी वो लीनियर होगी। जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे m चेंज होगा। तो ये इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट में पूछा है कि कहीं पे UDL लग रहा है, तो UDL के केस में कैसा आएगा? और ये कोई UDL है, इसके लिए हमें इक्वेशन लिख रहे हैं बेंडिंग मोमेंट की। ये सपोर्ट A है, ये सपोर्ट B है, और इस तरीके से UDL लग रहा है।
यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे तो m इज इक्वल टू आएगा आर ए इंटू एक्स। हम इक्वेशन लिख रहे हैं, हमने x डिस्टेंस पे कोई सेक्शन लिया है, x एक्सिस, उस पे बेंडिंग मोमेंट लग रहा है उसके लिए, तो आर ए इंटू एक्स माइनस डब्लू इंटू यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई में x, डब्लू इंटू एक्स, ये तो आया टोटल लोड यूडीएल के कारण। हमें लिखने मोमेंट की इक्वेशन, तो हमको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। डिस्टेंस लेते हैं हम इसके सेंटर की, तो सेंटर की यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगी x/2। तो ये इक्वेशन आ रही है पैराबोलिक, क्योंकि x का स्क्वायर आ रहा है इस इक्वेशन में। मैक्सिमम जो पावर वो आ रही है वो डिसाइड करें कि कौन सा है इक्वेशन, तो x स्क्वायर आ रहा है, तो ये हो जाएगा पैराबोलिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन में यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग लोड पूछा है, तो हमने ये डायग्राम लिया जिसमें यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है लोड और इस एंड पे लोड है वो W है। तो सबसे पहले तो हमें x एक्सिस पे x डिस्टेंस पे एक हमने क्रॉस सेक्शन लिया x एक्सिस, और इसके रेस्पेक्ट में हम बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं। तो यहाँ लोड W है, तो यहाँ कितना होगा पहले तो हमें वो निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए सिमिलर ट्राइंगल का रूल लगाएं। तो W अगर ये वाला थीटा है, तो ये बड़े वाले ट्राइंगल में, जो कि बड़ा वाला ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ये साइड और ये साइड को मिला के, तो इसके अकॉर्डिंग इसका टोटल लेंथ L है, तो ये हो गया एंगल थीटा। अब अगर मैं छोटा वाला ट्राइंगल लूं, छोटा वाला ट्राइंगल हुआ है जहां मैंने यूडीएल के एरोज दिखाए हुए हैं, जैसे कि ये वाली साइड और ये वाली साइड मिला के फिर से ट्राइंगल बन रहा है, और ये थीटा दोनों में सेम है। तो छोटे वाले के लिए अगर मैं लिखूं, तो फॉर एग्जांपल मैं डब्ल्यू डैश लिख रही हूँ, यहाँ पे जो डब्ल्यू की वैल्यू होगी उसको डब्ल्यू डैश डिवाइडेड बाई एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा डब्ल्यू डैश की वैल्यू डब्ल्यू बाई एल इंटू एक्स। अब अगर बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन हम लिखें, तो ये कुछ इस तरीके से आएगी। तो इक्वेशन लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगी कि बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू लिखेंगे आर ए इंटू एक्स माइनस, पहले तो लिखेंगे लोडिंग, लोड कितना होगा, यहाँ पे ऑर्डिनेट है डब्ल्यू डैश और यहाँ पे है 0। तो इस तरीके से यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग में हम मिड पॉइंट की एवरेज ले लेते हैं, मिड पॉइंट की ऑर्डिनेट ले लेते हैं, जो कि इन दोनों का एवरेज होगा। तो डब्ल्यू डैश की वैल्यू है ये, तो हम इसको बाई 2 कर देते हैं। बाई 2 क्यों किया, क्योंकि मिड पॉइंट पे जितना लोडिंग ऑर्डिनेट है वो ऑर्डिनेट लेंगे, क्योंकि यहाँ 0 है, यहाँ इतना है, तो ये तो लोडिंग की ऑर्डिनेट आई। इसको x से मल्टीप्लाई किया, तो ये टोटल लोड आया, अभी तक यहाँ तक लोड आया। और अब हम इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि होगा यहाँ से इस वाले एंड से हो जाएगा x/3, क्योंकि ट्राइंगल का सेंट्रोइड होता है x/3 डिस्टेंस पे। तो अब इसमें देखें तो x की पावर आ रही है 3, तो ये हो गया क्यूबिक। तो आंसर हो जाएगा इसका कि अगर यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग लोड है तो उसका बीएमडी का शेप आएगा वो क्यूबिकल आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि इसमें पूछा है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमें निकालना है, लोडिंग है वो मूविंग है और सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो वैसे तो हम इसको ऐसे के कंसेप्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम वो थ्योरीज नहीं लगाते हैं आईएलडी वगैरह, हम सिंपल तरीके से भी इसको कर सकते हैं। जिसमें अभी तक सोम में आपको एसएफडी बीएमडी का नॉलेज है, उसके बेसिस पे भी ये क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। देखते हैं कैसे। मूविंग लोडिंग है, तो मैंने ये एक्स यहाँ पे वेरिएबल है, मैंने मान लिया कि ए वाला जो सपोर्ट है उससे एक्स डिस्टेंस पे मेरी लोडिंग लग रही है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में हम बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिख लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि मैक्सिमम कहाँ होगा। सबसे पहले आर ए और आर बी निकालेंगे। तो जैसे कि हमें निकालना है आर ए, तो हम इसके अबाउट बेंडिंग मोमेंट 0 कर देते हैं। इस पॉइंट के बी सपोर्ट के अबाउट बेंडिंग मोमेंट 0 करेंगे तो आ जाएगा आर ए इंटू एल माइनस डब्ल्यू इंटू एल बाई एक्स। एल बाई एक्स क्यों किया, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस एल थी बीम की, तो ये बची हुई डिस्टेंस हो जाएगी एल माइनस एक्स। तो ये हो गया माइनस डब्ल्यू एल माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये हिंज सपोर्टेड है, ये रोलर सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट और बेंडिंग मोमेंट 0 आता है दोनों में। तो
आर ए की वैल्यू यहां से हो जाएगी W/L और अंदर आ रहा है L माइनस एक्स। और बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो कुछ इस तरीके से आएगी W/L L माइनस एक्स इंटू एक्स। अभी यहाँ पे तो अब हमने कोई दूसरा सेक्शन लिया है यहाँ पे y पे, और उसके अबाउट हम बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिख रहे हैं अभी के लिए। जो y जहाँ पे दिखाया है मैंने, यहाँ पे हमने सेक्शन लिया है कोई, और हम इसके अबाउट बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगी L माइनस एक्स इंटू वाई। अब अगर इसका BMD हम प्लॉट करें तो कुछ इस तरीके से आएगा, इस तरीके से इंक्रीज होता रहेगा y के साथ साथ, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे मैं y की वैल्यू इंक्रीज करूंगी ये इंक्रीज होता रहेगा। लेकिन जो ही ये W वाली पोजीशन पे पहुंचेगा, इसके बाद इसकी वैल्यू इस W के कारण डिक्रीज होने लग जाएगी। इस W के कारण इसकी वैल्यू डिक्रीज होने लग जाएगी, क्योंकि इसके कारण जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो आएगा नेगेटिव, इसके कारण बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो है पॉजिटिव। तो इसके बाद ये डिक्रीज होने लग जाएगा, और राइट हैंड वाला जो सपोर्ट है वहां पे आगे इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो इस तरीके से इसका BMD बनेगा। अब डिफरेंट सेक्शंस में अगर हम बात करें बेंडिंग मोमेंट की, तो मैक्सिमम कौन सी ऑर्डिनेट है? ये वाली ऑर्डिनेट। ये ऑर्डिनेट मैक्सिमम है बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम में, और ये कहां पे बन रही है? जहां पे लोड W लग रहा है। डायग्राम को थोड़ा सा सही से बना देती हूँ इसको। इस तरीके से जहां पे लोड W लग रहा था उसी पोजीशन पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है, क्योंकि इसके बाद बेंडिंग मोमेंट है वो इस W के कारण डिक्रीज होने लग जाता है। तो इस तरीके से उस BMD बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वो होगा अंडर द लोड। जिस पोजीशन पे लोड लग रहा है वहीं पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। और एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कब होगा? एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मतलब हर एक पोजीशन की कॉरस्पॉन्डिंग एक मैक्सिमम आएगा, और सब में सबसे ज्यादा उनमें सब में मैक्सिमम होगा वो कौन सा होगा? तो वो होता है जब लोड सेंटर पे लग रहा हो। तो यहाँ पे जस्ट एब्सोल्यूट मैक्सिमम ना पूछ के मैक्सिमम पूछा है, तो यहाँ पे हम बोल देंगे कि अंडर द लोड मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस कवर करेंगे। थोड़े से एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चंस है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस है, इसलिए मैंने 10 पार्ट्स में कर दिया वीडियो। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।